हेलो एवरीवन। तो आज हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 के एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। वो एमसीक्यू फॉर्म में आपके थ्योरी के भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड थ्योरी के क्वेश्चंस लिखते ही कैसे हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, दिस विल टॉक इन अनदर वीडियो। बट इस वीडियो में हम सारे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस करेंगे एंड जिसमें आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वेटेज कितनी है चैप्टर्स की। तो आपके बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं: हेलोएल्केन, हेलोअरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है वो एल्डिहाइड कीटोन का है। 8 से 9 मार्क्स के बीच में आ सकता है, मतलब आता है हर बार। 1-2 मार्क्स का वेरिएशन होता ही है। ये 6 से 7 मार्क्स का आ सकता है, ये भी 6 से 7 मार्क्स का, ठीक है। ये भी 6 से 7 मार्क्स का वेरिएशन होते हैं हर किसी में, ठीक है। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये तो 7 मार्क्स का ही आता है। इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 7 मार्क्स दे जाता है, ठीक है। और इसके कोर की टॉपिक्स जो हमने इस वीडियो में कवर करे हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपके दिस इज ऑर्गेनिक ओसी के आपके ये 5 चैप्टर्स हैं। इनके आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस होंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 5 चैप्टर है तो हर एक के 10-10 क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट फास्टर वाया SN2 मैकेनिज्म। इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद करो, नहीं आता उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है और इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट फास्टर फॉर SN2। हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें पता है होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन का, ठीक है। तो ये जब स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है इसमें, तो हम देखेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ 3 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ भी हमें 2 डिग्री दिख रहा है, तो मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे। बचा दोनों में ये कि ए और बी दोनों ही प्राइमरी है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। लेकिन जो हमारा SN2 में रिएक्शन होता है वो प्राइमरी होता है, यानी पीछे से अटैक होता है, बैक अटैक होता है ना। और प्योरली इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो क्या होगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम मिलेगी। देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कार्बन है, इससे 2 CH3 अटैच है, और यहाँ CH, और यहाँ CH2, और यहाँ Cl। यहाँ से बैक अटैक होगा। बैक अटैक होने के लिए, ठीक है, बैक अटैक होने के लिए ये जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक करने के लिए यहाँ पर 2 भारी बल के ग्रुप हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको हिंड्रेंस मिलेगी। जबकि ये सीधी चेन है, सीधी चेन है तो पीछे से अटैक करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए हमारा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दे देते हैं, ठीक है। प्राइमरी दे देते हैं 3 या सारे ही प्राइमरी दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा प्राइमरी हैलाइड एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो वो करेगा जिसके बैक अटैक पे हिंड्रेंस कम हो। तो इसके बैक अटैक पे हिंड्रेंस कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस। दिस इज 1 2 3 4, दिस इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, या क्लोरोब्यूटेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब IUPAC नेम से भी क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। IUPAC नेम से देख लेते हैं अब। तो हमारे पास एक कंपाउंड है, अब जिसको आता है फटाफट करना वो इससे भी कर सकता है, लेकिन जिसको दिक्कत होती है वो इसको पूरा खोल भी सकता है। तो CH3 CHCl CH3 और CH3। अब हमारा रूल क्या कहता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 सब जगह से सेम आ रहा है, तो हम सीधी चेन रखेंगे, यानी हम स्ट्रेट चेन में जाएंगे।
अब स्ट्रेट चेन जाने के बाद हमें देखना है कि फंक्शन ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है, तो इस CH3 से थोड़ा दूर है और इस CH3 से थोड़ा पास है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब हम देखेंगे, ठीक है, तो देखो 2 पे क्लोरो लगा है। अब क्लोरो में C पहले आता है और मिथाइल में M बाद में आता है, तो हम पहले क्लोरो लिखेंगे, तो 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो आना चाहिए पहले, तो 3 क्लोरो तो आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। ये आपके नॉर्मल नेम्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा नेम्स होते हैं वो ये IUPAC सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज नॉट एन IUPAC नेम, ये हम एक्चुअली इनका नेम अलग से देते हैं इनको स्पेसिफाई करने के लिए। लेकिन अब देखो यहाँ 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है, और फिर 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल चेन है एन, ठीक है, ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये आंसर हो जाएगा। 3 क्लोरो नहीं होगा क्योंकि 3 क्लोरो इधर से देखेंगे तो 3 क्लोरो होगा, और हम इधर से नहीं देखेंगे, हम इधर से नंबरिंग करेंगे, क्लोरीन इस वाले मिथाइल पे पास पड़ रहा है, ठीक है। 2 क्लोरो पेंटेन होगा नहीं क्योंकि ये 4 की चेन है, तो ये भी नहीं होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड यानी सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो ये कार्बन 3 से जुड़ा है, लेकिन हमें सेकेंडरी कार्बन चाहिए ना, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं चाहिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड चाहिए, ठीक है। Cl and CH3, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। पर हमारा तो ये है नहीं क्योंकि क्लोरीन से ही Cl एक जुड़ा है, कार्बन से एक Cl जुड़ा है और उसी के साथ CH3 जुड़ा है, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एल्काइल एल्काइंस एंड एल्कीन्स आर कन्वर्टेड टू एल्काइल हैलाइड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the best reagent to prepare chloroethane from ethanol। इथेनॉल से हमें इथेन बनाना है, यानी OH से हमें Cl बनाना है, ठीक है। तो हम जब हेलो एल्केन हेलोवेरिन पढ़ते हैं, शुरू में हम रिएक्शंस देखते हैं बहुत सारी, हम HCl जिंक, ये लुकास रिएजेंट वाली लुकास टेस्ट भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, थायोनिल क्लोराइड भी देखते हैं और PCl3 भी देखते हैं, ठीक है। इसमें जब हम ROH डालते हैं, HCl डालते हैं, सॉरी ZnCl2 डालते हैं एनहाइड्रस फॉर्म में, तो ये में RCl दे देता है, ठीक है, और साइड प्रोडक्ट निकलता है वाटर, और इसकी टर्बिडिटी शो होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से, 3 डिग्री ज़्यादा शो करेगा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा विच ऑफ द बेस्ट कौन सा होगा टू प्रिपेयर क्लोरोइथेन फ्रॉम इथेनॉल। हम रिएक्शंस पढ़ते समय ये याद रखते हैं, ये हमें बताया भी जाता है कि थायोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट रिएजेंट टू प्रिपेयर एल्कोहल, टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम इथेनॉल या फ्रॉम एनी एल्कोहल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब ROH की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ होती है, तो बेसिकली क्या होता है, ये होता है RCl, ठीक है, SO2 और Cl2, सॉरी HCl गैस की फॉर्म में निकल जाती है बाहर, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस की फॉर्म में निकल जाती है, तो हमें प्योर सब्सटेंस RCl ही हमारी ट्यूब में बचता है, ठीक है, RCl दिस इज प्योर बचता है, ये मिक्सचर्स नहीं होते। यहाँ पर क्या है, वाटर का मिक्सचर भी है, और इसमें भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारे मिक्सचर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन थायोनिल क्लोराइड में क्या होता है, SO2 उड़ जाता है गैस की फॉर्म में, ये गैसियस है, HCl भी गैस की फॉर्म में उड़ जाता है, और हमें प्योर RCl मिलता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन आ गया है। Finkelstein reaction used to prepare alkyl iodide by reacting alkyl chloride with NaI। जब हम RCl की रिएक्शन, कोई भी RCl की रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, और फिंकलस्टीन में याद रखना हमेशा आयोडीन का एक्सचेंज होता है, और सोर्ड्स में हमेशा फ्लोराइड का रिएक्शन फ्लोराइड का एक्सचेंज होता है,
तो कौन सा सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट मैंने बता दिया, रिएक्शन से ही ड्राई एसीटोन याद रखना है। वाटर सॉल्वेंट नहीं होता, एथेनॉल भी नहीं होता, ईथर भी नहीं होता। ईथर इज अ गुड सॉल्वेंट बट इट इज नॉट यूज्ड इन दिस। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू कायरलिटी। अब कई बच्चों को कायरल मीनिंग नहीं पता होता, क्या होता है? तो कायरलिटी यानी सारे कार्बन पे ग्रुप अलग होना। ठीक है, सपोज दिस इज एनी एक्स एंड दिस इज एनी जेड कंपाउंड, तो ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कायरल कार्बन। अगर एक भी ग्रुप सेम हो जाए, इसमें दो एच आ गए एक साथ, तो दिस इज नॉट कायरल कार्बन। ठीक है, दिस इज नॉट कायरल कार्बन। और ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम देखें कायरलिटी का मतलब, तो जो अपनी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बना सके वो कायरल कार्बन होता है, वो कायरलिटी शो करता है बेसिकली। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है वही कायरल होते हैं। और कायरलिटी किस पे डिपेंड करती है? कि सारे ग्रुप डिफरेंट हो, तभी तो वो उस पर नॉन सुपर इम्पोज करेगा। एक भी सेम हो तो सुपर इम्पोज करेगा। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू कायरलिटी। कायरलिटी से पूछा है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। अब मैंने क्या बोला, ये चीज देखनी है मैं सब पे डिफरेंट ग्रुप। प्रोपेन टू ऑल, आप सबको बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल। अब मैं लाइन फॉर्म में स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, प्रोपेन 1 2 3 प्रो। ठीक है, टू ऑल यानी ओ एच यहाँ पर है। अब यहाँ एक एच, यहाँ CH3, यहाँ CH3, दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन, ये नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूट 1 2 3 4 टू ऑल OH। ये कार्बन देखेंगे, यहाँ एक H, H अलग OH अलग, यहाँ CH3 है और यहाँ C2H5 है। देखो यहाँ CH2 और यहाँ CH3, तो दिस इज C2H5 इस कार्बन के हिसाब से देखें। तो यहाँ C2H5, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H, सारे डिफरेंट ग्रुप है। तो हमारा आंसर यहीं से मिल जाएगा हमें, बी ऑप्शन। बाकी भी बना देखें, ब्यूटेन 1 ऑल, 1 2 3 4 और 1 पे ऑल लगा है OH, तो इस पे एक H आ गया और यहाँ पर भी एक H आ गया, दोनों H आ गए, ये आंसर नहीं होगा। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3, 2 पे CH3, 2 पे ऑल, ये दोनों तो अलग अलग हैं लेकिन ये तीन तो सेम आ गए, ये तीन तो सेम हो गए, तो आंसर ये भी नहीं होगा। तो हमारा बेस्ट आंसर होगा ब्यूटेन टू ऑल विल शो द कायलैरिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट, वाई मस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGX बी प्रिपेयर्ड अंडर स्ट्रिक्टली एनहाइड्रस कंडीशन। क्यों ऐसा होता है? जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब वाटर की प्रेजेंस नहीं है, वाटर प्रेजेंस एब्सेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो RMGX होता है वो, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करता, बहुत जल्दी रिएक्शन कर देता है। ठीक है, और जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो इसका जो OH होता है वो जाके Mg के साथ एक उसका ऑक्सी हैलाइड बना देता है। ठीक है, और ये R, इसमें से OH निकलता है और एक H निकलता है, ये एक RH के साथ जुड़ जाता है और बाकी ये प्रोडक्ट बना देता है। तो बेसिकली क्या होता है, RMGX प्लस वाटर, वाटर को मैं तोड़ दूं तो OH और H, बेसिकली क्या होता है, ये R और ये H जुड़ जाते हैं, RH यानी हाइड्रोकार्बन बना देते हैं, और बाकी ये सारा जुड़ के मैग्नीशियम ऑक्सीहैलाइड बना देता है। ठीक है, तो एक क्या होता है, बेसिकली जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोकार्बन में। तो मॉइस्चर की वजह से, देखो आंसर भी यही है, मॉइस्चर डिकम्पोजेस द रिएजेंट टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। RMGX react with water to form highly stable alcohol. No, alcohol तो बना ही नहीं रहा, पहली बात तो। RMGX is highly soluble in water, preventing isolate extraction. नहीं, magnesium ignites violently in the presence of moisture.
मैग्नीशियम इग्नाइट्स वायलेंटली, ये इस मैग्नीशियम इग्नाइट्स वायलेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, ये भी आंसर इसका सुटेबल नहीं होगा। और मॉइस्चर डिकम्पोजेज द रिएजेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, यही होगा कि मॉइस्चर की वजह से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू आपका हाइड्रोकार्बन RH में। ठीक है, इसका कोई जब मतलब नहीं बनता क्योंकि ये तो प्योरली गलत स्टेटमेंट है। RMGX इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर प्रिवेंटिंग आइसोलेट एक्सटेंशन। गलत बात है, हमारा कंपाउंड प्रोडक्ट तो बन रहा है हमारा, ठीक है, हम इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं, इसको भी आइसोलेट कर सकते हैं इससे, तो ये भी गलत बात है। ठीक है, और मैग्नीशियम इग्नाइट्स वायलेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, ये इसका मतलब कोई कह सकते हैं कि बेस्ट आंसर नहीं हो सकता, बेस्ट आंसर हमारा मॉइस्चर डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, ऐसा भी कई क्वेश्चंस में होता है कि हमें कई ज्यादा हमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन हमें बेस्ट आंसर चूज करना होता है। नाउ विच आइसोमर ऑफ, आइसोमर क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, डाइक्लोरोबेन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाई सिमेट्री। अब कहीं भी आपको सिमेट्री वर्ड आ जाए तो आपको याद रखना है पैरा की सिमेट्री सबसे ज्यादा होती है। पैरा कैसा होता है, डाइक्लोरोबेंजीन का पैरा पोजीशन पे कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे पैरा पोजीशन। तो इसकी जो सिमेट्री है वो क्रिस्टल लैटिस में फिट होती है, इसकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद ऑर्थो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, सॉरी मेटा, इसके बाद आता है आपका मेटा, फिर मेटा की आती है क्लोरीन आएगा, यहाँ क्लोरीन आएगा, फिर ऑर्थो की आती है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है। ठीक है, जिसको नहीं पता पैरामेटा ऑर्थो, यहाँ अगर कोई चीज लगी है तो इसके राइट और इसके लेफ्ट और इसके राइट, ये चीज ऑर्थो होती है। ऑर्थो के जस्ट नीचे, दोनों ऑर्थो के जस्ट नीचे होता है मेटा, मेटा के जस्ट साइड में होता है पैरा। कैसे होता है, ऑर्थो के सामने ऑर्थो, मेटा के सामने मेटा, पैरा के सामने इधर कुछ नहीं तो पैरा के सीधा ऊपर पैरा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जहां भी आपकी चेन लगी हुई है जिसके रिस्पेक्टिव में आप कह रहे हो, उसके साइड में ऑर्थो, उसके साइड में ऑर्थो, ऑर्थो के नीचे मेटा, ऑर्थो के नीचे मेटा, और मेटा के साइड में पैरा, पैरा के जस्ट अपोजिट पैरा। ठीक है, ये याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सीधा सीधा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन विद अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। अल्कोहलिक है, अगर एक्वस होता तो SN2 रिएक्शन करता। ठीक है, तो अल्कोहलिक है तो क्या होगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर स्टेबल एल्कीन बनानी है हमें, तो सेटजेफ, ठीक है, रूल लगाना पड़ेगा। तो या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा, दोनों से अगर हम निकाल के देखें तो ये चीज तो निकल जाएगी, है ना। तो हमें बेसिकली ये प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज ब्यूटोइन और दिस इज मेजर, मैं वो बताता हूँ क्यों। और एक हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज माइनर, दिस इज ब्यूटवाइनिन। अब ये तो सेटजेफ रूल की वजह से, ये हॉफमैन रूल है। ठीक है, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी इसकी हाई है, इसलिए स्टेबल प्रोडक्ट है। और ब्यूट टू इन ही बनेगा सेटजेफ रूल के हिसाब से। ब्यूट वाइनिन अगर पूछता हॉफमैन के हिसाब से क्या बनता, तो हॉफमैन के हिसाब से ब्यूट वाइनिन बनता। ऑल तो हमें पता ही बनना ही नहीं है इसमें, और मिथाइल प्रोपीन भी नहीं बनना, 2 मिथाइल।
Which the following is used in a Sandmeyer reaction to prepare chlorobenzene from aniline? From, अगर कहीं from लिखता है, from के बाद जो भी चीज लिखी होती है तो हमें उससे कोई चीज बनानी होती है। जैसे एनिलीन है, एनिलीन क्या होता है? दिस इज एनिलीन, ठीक है। अब हमें बनाना है सैंडमेयर रिएक्शन, किससे करना है? पेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। देखो एनिलीन में सबसे पहले हम क्या डालते हैं? NaNO2 HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस 298, ठीक है, केल्विन पे। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस 272 278 केल्विन पे। उसके बाद ये बन जाता है डायजोनियम सॉल्ट N2Cl, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ जाने के बाद क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमें सैंडमेयर रिएक्शन भी याद रखना है। सैंडमेयर में याद रखना है Cu2Cl2, कॉपर +2 की स्टेट में रखना है याद, ठीक है। Cu2Cl2 याद रखना है। तो यहाँ पर देखो Cu2Cl2 आना चाहिए कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो इसके बाद और इसको कोरोस्पॉन्डिंग एसिड भी लेना होता है, तो यहाँ Cl बन जाता है। तो देख लो कुछ इक्वेशन में है FeHCl नहीं डालते, Cl2HCl भी नहीं डालते, कॉपर पाउडर हम किस में डालते हैं? गैटरमैन में डालते हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा। अब यहाँ लिखा है CuCl2, तो ये आता है Cu2Cl2, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ प्रिंट नहीं हुआ होगा लेकिन Cu2Cl2 आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज ऑफ। ये क्वेश्चन हर बार आता है और इम्पोर्टेंट भी है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा आपका माइनस आई इफेक्ट बढ़ाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस इफेक्ट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। वहीं बेसिसिटी, अगर हम बात करें बेसिसिटी की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। आई इफेक्ट क्या होता है? कितनी जल्दी, अगर कोई माइनस इफेक्ट दिखा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी ओर, और प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जैसे CH3 की चेन होती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होती है। NH2 हो गया, सॉरी आपका NO2 हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, COOH हो गया ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। अब पूछा है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो फिनॉल में अगर हम देखें, फिनॉल क्या होता है? OH। तो यही यहाँ के एल्काइल ग्रुप साइड चेन में अटैच ही नहीं है ना। और यहाँ बेसिकली क्या होता है? स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ प्लस आई ऑफ एल्काइल ग्रुप। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्लस आई इफेक्ट, सबसे पहले तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, ये इसका बेस्ट आंसर होगा, अभी बताता हूँ क्यों। नेक्स्ट आता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉल। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती नहीं है, और लो स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन इन वाटर, ये भी इसका आंसर नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्यों होता है। देखो जब आप फिनॉल का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हो, तो फिनॉल में ऐसे बेसिकली ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, ये वाला ही बना रहा हूँ बस, ठीक है। एस एन सो ऑन करके इसके 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। वही ये तो था फिनॉल का,
उसके बाद आता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, H हटाती है तो फिनॉल में से फिनॉक्साइड आयन। इसमें क्या होता है, जब ये चार्ज इधर जाता है और ये चार्ज इधर मूव करता है तो बेसिकली ये बनता है, और इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, और यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, सॉरी ये आ जाता है इधर। अब देखो बेसिकली ये नेगेटिव नहीं, ये लोन पेयर जाता है, नेगेटिव चार्ज नहीं जाता है, लोन पेयर जाता है। अब इस पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ तो देखो चार्ज सेपरेशन भी था, ठीक है, चार्ज सेपरेशन की वजह से भी हम देखते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, कोई ऊपर चार्ज नहीं है इसके, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज बियर नहीं कर रहा है, और जिसपे चार्ज नहीं है वो स्टेबल है, इसका मतलब है ना। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड, हम इसका आगे भी स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे बाद में चार्ज आएगा, जब इसका हम फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तब इस पे वापस से चार्ज आ जाएगा। तो पूरे लोकलाइज्ड चार्ज है इस पे, जो इस पे नहीं है। इस पे तो चार्ज सेपरेशन आ रहा है, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग चार्ज सेपरेशन आ रहा है, लेकिन इस पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। दैट्स व्हाई दैट इज resonance stabilization phenoxide ion, that is why it is more acidic than ethanol. Now next question, लुकास रिएजेंट, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इमीडिएटली किसके साथ करता है, 3 डिग्री के साथ। इसमें से देखो 3 डिग्री कौन सा है, टर्शरी एल्कोहल आपको सीधा दिख रहा है, 3 डिग्री है। रीमन टाइमन रिएक्शन कन्वर्ट्स फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड, सही बात है, इसी का भाई होता है कॉल्स, जिसमें हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। तो ये नहीं होगा, ये तो आपका कोल्स में होता है, ये ही होगा। CCl4 नहीं होता, CHCl3 एनहाइड्रस नहीं होता। ये जो क्वेश्चन होते हैं जल्दी जल्दी करने वाले होते हैं, इन पे टाइम नहीं वेस्ट करना होता। करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ऑर्थोक्रिसोल। अब देखो ऑर्थोक्रिसोल, क्रिसोल का मतलब पता होना चाहिए, दिस इज क्रिसोल, OH के साइड में है, ऑर्थो पे क्रिसोल है, तो दिस इज ऑर्थोक्रिसोल। दिस इज 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, सीधा आंसर। Dehydration of ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated H2SO4। अब देखो इसके दो रिएक्शन है, कोई भी अल्कोहल लेते हो, अगर इसकी रिएक्शन 443 केल्विन पे कराते हो तो आपका बेसिकली ये बनता है इथीन, मतलब एल्कीन बनता है बेसिकली, एक और आर ले लो, एल्कीन बनता है। और अगर आप 413 केल्विन पे करा देते हो तो ये आपका ईथर बन जाता है। अगर कम टेम्परेचर कम होता है तो ईथर, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपका एल्कीन बन जाता है। तो आप देख लो इसमें एल्कीन कहाँ है, एल्कीन दिखाना है तो इथाइन नहीं होगा, सल्फेट तो हो ही दिखा ही नहीं, डाइथाइल ईथर भी नहीं होगा, इथाइल नहीं बनेगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इथीन आंसर हो जाएगा बेस्ट। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये तो 3 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन ये शुड भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। व्हाट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड इज बेस्ट यूज्ड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सिंपल। रिएक्शन ऑफ methoxybenzene, दिस इज methoxybenzene, HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, फिनॉल बनता है और CHI बनता है, CHI3, CH3I, ठीक है। तो फिनॉल एंड आइडोमिथेन, इन कोल्स रिएक्शन फिनॉक्साइड आयन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। तो जो कोल्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो कौन सा होता है, CO2 रिएक्शन, क्योंकि हम CO2 यूज करते हैं तो याद रखना कोल्स में CO2 यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी CO2 होता है। और CCl2 यानी कार्बीन, ये आपका रीमर टाइमन में होता है, रीमर टाइमन रिएक्शन में, ठीक है। ये CCl इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल,
रीमन टाइमन रिएक्शन में होता है डाइकार्बाइल डाइक्लोरो कार्बिन, और CO2 होता है आपका कॉल्स में। पूछा कॉल्स है तो हम CO2 मार्क करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन, देखो हाइड्रोबोरेशन में पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, प्रोपीन है, ठीक है, प्रोपीन है, तो यानी प्रोपीन 1 2 3 प्रोपीन, ठीक है, डबल बॉन्ड बना दिए। अब इससे बेसिकली हमें अल्कोहल बनता है। कौन सा अल्कोहल बनता है? एंटी मार्कोवनिकोव से बनता है। तो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर है 1 2 और यहाँ पर है 1, तो जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ आपका एक और H लग जाएगा, लेकिन एंटी मार्कोवनिकोव रूल में उल्टा होता है, तो बेसिकली यहाँ OH आ जाता है, तो प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुई है। प्रोपीन हमने बनाया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 1 कार्बन है, यहाँ हमारा 2 कार्बन है, ज़्यादा पे OH लगता है, ज़्यादा पे H लग जाएगा। अगर हम H वाटर की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं, इसका पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा हाइड्रोजन पे जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा और यहाँ OH जाएगा। दिस इज मार्कोवनिकोव। अब एंटी मार्कोवनिकोव लगाएंगे तो यहाँ OH आएगा, यानी प्रोपेन 1 ऑल बनेगा। हाँ सॉरी, प्रोपेन 1 ऑल बनेगा, ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल। अगर मार्कोवनिकोव रूल लगाएंगे इसमें, तो जो हमारा H है वो ज़्यादा हाइड्रोजन पे जाएगा यानी इस पे जाएगा, और OH है वो इस पे लग जाएगा। लेकिन जब एंटी मार्कोवनिकोव लगेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा बस, तो हमारा OH फर्स्ट पे आ रहा है यानी प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड टू, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, है ना, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। सिंपल डिस्टिंग्विश टेस्ट है ये तो, एल्डिहाइड देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे। Which of the following compound will not undergo aldol condensation due to lack of alpha hydrogen? यानी या तो ये ऐसे पूछ रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं जाएगा, या तो ये पूछ सकते हैं कैनिजारो कौन सा जाएगा, तो दोनों ही सेम बात है। हमें अल्फा हाइड्रोजन जो लैक करता है उसकी बात करनी है। अल्फा हाइड्रोजन यानी जो ए एसिटाइल ग्रुप है, इसके साथ में जो कार्बन है उस पे ये लगा है कि नहीं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो इस पे ये हाइड्रोजन लगा है कि नहीं, तो इस पे तो लगा है तो ये देगा। ये ग्रुप है, इसके साइड में दोनों में हाइड्रोजन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल है, ये भी देगा। ये देगा यानी ये आंसर नहीं है। ये कार्बन है, इसके साथ में कोई कार्बन नहीं है, तो इसके साथ में कोई अल्फा कार्बन नहीं और इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये नहीं देगा, तो यही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि नहीं देगा वो बताओ, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। इसके साथ में है और इसके साथ में भी है, दोनों अल्फा, मतलब ये इसका अल्फा कार्बन है और इसका अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिजारो दे देगा, सॉरी एल्डोल दे देगा। फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, सही बात है, पीछे हमने देखा वो फॉर्मल्डिहाइड था HCHO इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH टू यील्ड। अब ये एक अल्कोहल बनाता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, तो बेसिकली अगर NaOH के साथ डाला है तो सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, और सोडियम फॉर्मेट यानी NaC डबल बॉन्ड ONaH, एक तो ये अपना CH2OH बना लेगा, CH2OH मेथेनॉल, और एक सोडियम फॉर्मेट बना देगा C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम फॉर्मेट, तो P ऑप्शन आ जाएगा आपका। Which of the following IUPAC name is of acrolein, ठीक है, तो आपको एक्रोलीन भी पता होना चाहिए, बुक में लिखा हुआ है।
आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी जब ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो एक्रोलीन क्या होता है, देखो एक्रोलीन क्या होता है, 3 कार्बन की चेन प्रोपेन, 2 पे आप इन बनाओगे, यानी अगर हम इधर से कर रहे हैं 2 पे इन और 1 पे अल, समझ रहे हो, सी 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 एच ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड, दिस इज एक्रोलीन, याद रखना। अब इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी के हिसाब से लगाना है, कौन ज़्यादा जल्दी न्यूक्लियोफिलिक देगा। तो देखो सबसे जल्दी कौन देगा, एसिड एल्डिहाइड देगा, उसके बाद बेंजल्डिहाइड देगा, उसके बाद एसीटोन देगा। एसीटोन लास्ट में क्यों देगा, क्योंकि एसीटोन के पास ना 2 बल्कि ग्रुप होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आने में थोड़ा हेजिटेट करता है, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में, सबसे शुरू में एसिडिहाइड होगा, मतलब कोई भी एल्डिहाइड होगा, तो सबसे पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूसिंग एजेंट इन क्लेमेंसन रिडक्शन। अब देखो एक होता है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसमें हाइड्रोजन ही होता है, तो ये तो नहीं। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम जिंक अमाल्गम HCl लेते हैं, ये नहीं लेते। the following acid will undergo Albolard reaction, इसके पास अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा, ठीक है। देखो कौन सा अंडरगो करेगा, तो उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना, अल्फा कार्बन होना चाहिए, इसके पास तो कोई अल्फा कार्बन नहीं है, नहीं होगा। इसके पास अल्फा कार्बन है, यहाँ से एक H हट जाएगा और Cl की जगह ले लेगा, आ जाएगा। अब 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड है ना, OH, 2,2 डाइमिथाइल CH3 CH3। अब इसके पास इधर कोई हाइड्रोजन, ये तो OH है, इससे तो मतलब ही नहीं है। इधर देखेंगे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, सारी जगह CH3, और बेंजोइक एसिड में तो होता ही नहीं है। यहाँ देखेंगे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जिसके पास साइड में कार्बन है और उस पर हाइड्रोजन है वही कर सकता है, तो इथेनोइक एसिड। तो फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द हाईएस्ट एसिडिटी, हाईएस्ट एसिडिटी यानी माइनस इफेक्ट आई सबसे ज्यादा दिखाएगा, के ए वैल्यू ज्यादा होगी, पी के ए वैल्यू कम होगी, यानी बेसिक वैल्यू कम होगी, एसिडिक वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, जिस पे माइनस है इफेक्ट ज्यादा, वो ज्यादा बेसिक एसिडिक होगा, तो ये नहीं होगा। ये भी ये देखो ना, CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट, Cl भी कभी कभी माइनस कभी प्लस दिखाता है, F भी माइनस प्लस दिखाता है, NO2 एक माइनस का इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग वाला है, स्ट्रॉन्ग होता है NO2 का, तो NO2 वाला आंसर ही ज़्यादा अच्छा होगा। The catalyst formulation of Rosenmund reaction of acyl chloride to aldehyde, ठीक है। एसाइल क्लोराइड से आप एल्डिहाइड किस में बनाते हो, बताओ। तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। रोजनमंड रिडक्शन सीधा आपको याद रखना है, पॉइजन पीरियम सल्फेट प्लस PD पैलेडियम विथ क्यूनोलिन, ये याद रखो भी ना, पर ये आपको याद रखना है, और इसमें H2 भी डालते हैं। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में आपको याद रखना है NH2 फॉलोड बाय हीटिंग विद KOH इन इथाइल ग्लाइकॉल, सिंपल आंसर। हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलता है, एक हाइड्रोकार्बन मिलता है, हाइड्रोकार्बन देख लो कौन सा, बेंजीन, सिंपल, नो सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें, बेंजोइक एसिड है ये, ठीक है। ये सपोज दिस इज बेंजोइक एसिड and this is benzoic acid, but to suppose this is benzoic acid and this is calcium oxide, तो बेसिकली क्या होता है, ये क्या आपका कार्बन कार्बन ये सारा निकल जाता है, ये आपका
अलग प्रोडक्ट बन जाता है और सिर्फ आपके पास बेंजीन बनता है। डी कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है, तो आंसर आपका सीधा एक ही होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। अमीन्स शुरू हो गया है। अमीन्स में अगर हम देखें तो बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है, सबसे ज़्यादा इन मिथाइल सब्स्टिट्यूट पूछा है और एक्वस सोल्यूशन पूछा है, तो वाटर में है। और किसका पूछा? मिथाइल का। हम दो पढ़ते हैं, मिथाइल इथाइल का। तो मैंने एक ट्रिक बताई है, सबसे पहले तो 2 डिग्री ही होगा। उसके बाद अगर मिथाइल का पूछा है तो यानी मिथाइल छोटा होता है इथाइल से, छोटा नंबर यानी 1, फिर आता है 3। अगर इथाइल पूछा होता है तो 2 3 1। तो हम देखेंगे सेकेंडरी सेकेंडरी, प्राइमरी प्राइमरी और फिर टर्शरी टर्शरी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। Vacant aniline primary aromatic amine be prepared by Gabriel Thalamide reaction? क्यों नहीं हो सकता? Because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution, ठीक है, क्योंकि aryl halide जा ही नहीं सकते SN2 रिएक्शन। और जब हम गैब्रियल थैलामाइड में देखते हैं तो वहाँ आपका SN1 रिएक्शन होता है और यहाँ सॉरी SN2 रिएक्शन होता है, और एनालीन एज अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ठीक है, वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है, एराइल हैलाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते। तो आंसर यही हो जाएगा। ये आपको याद रखना, आपको थ्योरी में भी लिखने में आ सकता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनमाइड, अमाइड है ना, प्रोपेनमाइड विद Br2, दिस इज क्या है? दिस इज योर हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें से ये पूरा हट जाता है ग्रुप, आपको क्या मिल जाता है? इथेनमीन, इथाइलमीन, ठीक है, बी ऑप्शन। IUP नेम ऑफ द कंपाउंड, तो देखो N है CH3 ठीक है। तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं? ये लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ से रखेंगे और ये दोनों इससे लगे हैं तो हम लिखेंगे NN डाई मिथाइल इथेनमीन, NN डाई मिथाइल इथेनमीन। reagent used in Heisenberg test reacts with secondary amine to form। देखो प्राइमरी में तो क्या होता है, वो सॉल्यूबल होता है एल्कली में। सेकेंडरी में क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है एल्कली में। और थर्ड डिग्री में क्या होता है? 3 डिग्री में, जस्ट अ सेकेंड, 3 डिग्री में वो देता ही नहीं है। 3 डिग्री में नो रिएक्शन, इनसॉल्यूबल इन एल्कली। तो बेसिकली इनसॉल्यूबल इन KOH आ जाएगा। एल्कली क्या होता है? बेसिक KOH। Diazotization of aniline using NaNO2 HCl at इतना yields to what? Diazotization of aniline, तो ये वही रिएक्शन है NH2 NaNO2 और HCl डालेंगे तो वही आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद फिनॉल, कपलिंग रिएक्शन है, फिनॉल के साथ करना है। यहाँ से एक H, फिनॉल से एक H, ये दोनों हट जाएंगे और ये जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बनता है? ये चीज़ याद रखने की है, इसको आप सॉल्व करने नहीं बैठोगे, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा? ऑरेंज एजोडाई पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यही तो आपके सिलेबस में है जो आपको कराए जाते हैं, ठीक है। एनालिन होता तो एनालिन वाला प्रोडक्ट बनता, अमीनो वाला प्रोडक्ट बनता।
विच रिड्यूसिंग सिस्टम इज प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल टू रिड्यूस नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन? FeHCl। ठीक है, ये बेस्ट प्रोडक्ट होता है क्योंकि इसमें HCl अपने आप बनता रहता है जिससे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती रहती है। विच द फॉलोइंग नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, 7 मार्क्स का। ठीक है, विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन स्ट्रक्चर। तो ये कुछ रिएक्शंस होती हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं चैप्टर में, उससे क्वेश्चन आया है। कौन सी इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करती? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय नाइट्रिक एसिड के साइकिल, ये तो करती है, ये तो सही बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड, ये सही बात है। रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विच है, ये सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्साइड विद हाइड्रोक्साइड, ये भी सही बात है। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं, ठीक है, जिन पे आपका फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता। ठीक है, तो आप देख लो इसमें से कौन सा नहीं होगा। सुक्रोज नहीं होगा, सुक्रोज के पास नहीं होता, बाकी सबके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। अब पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन, पेप्टाइड लिंकेज कौन सी होती है? देखो पेप्टाइड क्या होता है, एक जगह COOH लगा होता है, एक जगह NH2 लगा होता है, एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप चेंज होता है। इसी R चेंज की वजह से डिफरेंट अमीनो एसिड बनते हैं। अब इसमें क्या होता है, दूसरा कार्बन का C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आता है, और यहाँ H, यहाँ R और यहाँ भी NH, फिर वो कंटिन्यू रहता है। ये OH जो है इसका और ये NH2 है, इसका जो एक H है वो हट जाते हैं और वाटर हट निकल जाता है, NH C डबल बॉन्ड OC। ये दिस इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज, amide linkage, CONH. Which nitrogenous base is present in RNA, not in DNA? यूरासिल। यूरासिल RNA में होते हैं आपके एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन। DNA में होता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। So the following is water soluble vitamin that cannot be stored in the body. ठीक है, तो आप याद रखना कि जो आपके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जो भी आपके ADEK होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन B एंड C जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा C। ड्यूरिंग डीनेचर ऑफ विच ऑफ द स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन आर डिस्टरप्टेड, किसकी होती है बताओ? प्राइमरी की तो होती ही नहीं है, प्राइमरी रिटेन रहता है, प्राइमरी नहीं होगा, प्राइमरी नहीं होगा, आंसर होगा सेकेंडरी एंड टर्शियरी की डिस्टरप्ट हो जाती है, प्राइमरी रिमेन सेम। लास्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, यील्ड्स टू विच मोनोमेरिक यूनिट्स? तो माल्टोज किससे बनती है? दोनों ग्लूकोज से, और दोनों अल्फा ग्लूकोज से बनी होती है, तो 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज आ जाता है। क्या आ जाता है? 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये आपका सुक्रोज होता है, ये आपका लैक्टोज होता है, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज का होता नहीं है, तो आपका अल्फा 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज आ जाता है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, जितने भी अब आपके मेन क्वेश्चंस थे वो पूरे हो चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आपके MCQ होते हैं वो इन्हीं में से कहीं से आएंगे, पेपर में अगर आए तो इन्हीं टॉपिक में से आएंगे, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी।